नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज खास तौर से हम बातचीत करने जा रहे हैं कपास के बाज़ार को लेकर के। बहुत सारे हमारे दर्शकों की टिप्पणियां थी पिछले कार्यक्रमों में कि कपास को लेकर के जो है बातचीत की जाए, तो हमने सोचा कि आज कपास को लेकर के डिटेल में बातचीत करते हैं। और इस बातचीत में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा सर। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि अभी जो कपास की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है, आगे क्या कुछ अनुमान लग रहा है आपको? क्या इसकी बुआई में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है? जब से इंटरनेशनल प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल हमने आता हुआ दिखा है। पर्टिकुलर ब्राजील कॉटन के प्राइसेस है वो मल्टी मंथ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और यूएस कॉटन प्राइसेस है जो 60-62 के बिटवीन फंसा था, वो प्राइसेस भी काफी अच्छी रैली के साथ 84 आ चुका है। तो लोअर लेवल सेवेंस के इतने स्टीप रैली हमने सालों से नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा है लाइक कोविड के बाद जो रैली आई थी उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइसेस एक कंफर्ट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और करेक्शन नहीं आया। मीन्स के यहाँ पे देखे तो मीन्स के कॉटन के प्राइस, वो डोमेस्टिक प्राइस हो इंटरनेशनल, सारी जगह पे प्राइसेस बढ़े। एंड जो डिस्पैरिटी थी मीन्स के बिटवीन द इंडियन कॉटन एंड इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस, वो डिस्पैरिटी भी ड्यू टू दिस अलाउ ऑफ इम्पोर्ट है यहाँ पे काफी डिस्पैरिटी कम हुई। नहीं तो इंडियन कॉटन प्राइसेस है उसके सामने जो ग्लोबल कॉटन प्राइसेस है वो 10 to 15% हमारे प्राइसेस एक्सपेंसिव थे, इंटरनेशनल प्राइसेस कम थे। तो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिसीजन लिया, एंड गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्टार्ट किया, इससे ये जो डिफरेंस था वो काफी हद तक कम हुआ है। सेकंड, हमारे लिए एडेड एडवांटेज इंडियन कॉटन एक्सपोर्टर के लिए रूपी है। रूपी काफी कमजोर हुआ, एक साल में 9-10% की करेक्शन इंडियन रूपी में आती हुई दिखी थी। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे रियलाइजेशन थोड़ा अच्छा हुआ। तो आई थिंक ये सारा जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सप्लाई फैक्टर है वो काम कर गया। हमने 3 से 4 शो जो किए लास्ट, उसमें मैंने पर्टिकुलर बोला था जब से आईएमडी की एस्टिमेट आई है कि एटलीस्ट कोई भी कमोडिटी इसमें जब तक नई एस्टिमेट जून की ना आए तब तक बेच के काम ना करे, बाय करके करे। और तब कॉटन के प्राइस इतने नहीं चले थे, जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में प्राइसेस में इंटरनेशनली $10 तक का उछाल आया है। डोमेस्टिक पे प्राइसेस में अगर कपास की बात करें तो यहाँ भी 6% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल ड्रिवन है। आईएमडी की एस्टिमेट थी जो, इससे इनिशियली जो कोई क्रॉप में सबसे ज्यादा सेंटिमेंट लॉस होता है अगर बारिश कम होती है तो वो कपास एंड टर्मरिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, अभी तो पंजाब भी काफी अच्छा सोइंग कर रहा है, साउथ में आंध्रा। तो आई थिंक ये जो सारे बेल्ट है, अगर बारिश कम हुई, क्योंकि फार्मर की पहली प्रायोरिटी तो ऑलवेज गुजरात है या मीन्स के महाराष्ट्र या साउथ में पहली प्रायोरिटी मीन्स पर्टिकुलर ये कॉटन रहती है। और उसके बाद अगर वेदर में ऊपर नीचे हुआ तो ये प्रायोरिटी चेंज होती है, या फर्स्ट अगर सोइंग कॉटन की हुई और बारिश अच्छी नहीं हुई तो सेकंड रिप्लेसमेंट पे आ जाता है। तो कॉटन ऐसी कॉमोडिटी है जो वेदर के हिसाब से सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी यहाँ पे रहती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस में बढ़त आई है वो थोड़ी एटलीस्ट जून के रिपोर्ट तक सस्टेन होनी चाहिए। और अभी तक मीन्स के फाइनल रिपोर्ट नहीं आई कि मॉनसून स्टार्ट कब से हो रहा है। अदरवाइज अब तक तो मीन्स के डेट भी आ जाती है आईएमडी की ओर से। तो शायद लग रहा है कि अगर डिले हुआ मॉनसून तो ये प्राइसेस में तेजी टिकनी चाहिए। प्लस ये जो अल नीनो का इश्यू है जो आईएमडी ने क्लियर किया है, वो सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है, ये इश्यू अक्रॉस द ग्लोब है। चाइना से लेके इंडोनेशिया एंड यूएस, सारे जगह पे अल नीनो का एक रिस्क है। और इस हिसाब से ब्राजील में भी देखे तो प्राइजेस मल्टी मंथ हाई पे है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक ये अल नीनो की क्लैरिटी नहीं आती तब तक यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, और जो स्टॉकिस्ट है वो अपना पोजीशन को कैप्ट रख सकते हैं। सर, इसको थोड़ा सा हल्का सा और एक्सप्लेनेशन चाहेंगे इस पर। ये डिमांड को लेकर के आपने क्या बोला, अभी कैसे मतलब आगे चल करके आप देख रहे हैं डिमांड को लेकर के? डिमांड 3 साल से ड्राई है, एंड 3 साल से कोई भी अच्छी डिमांड हमने इंटरनेशनली आती हुई नहीं दिखी थी। पर्टिकुलर इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव फैक्टर था वो था चाइना एंड यूरोप। चाइना से जो यूरोप जा रहा थे कॉटन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स, उसमें 30-40% की गिरावट हमने सालाना देखी थी। और इसी हिसाब से देखे तो लोअर एक्सपोर्ट की वजह से चाइना इंटरनेशनल मार्केट में बायर बना ही नहीं।
और इस हिसाब से वो अपने जो भी डोमेस्टिक स्टॉक थे, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक थे, उससे उसका पूरा साल निकल गया। तो इससे जो थ्रू बांग्लादेश, थ्रू वियतनाम इंडियन कॉटन जो चाइना जाता था, उसमें इस टाइम थोड़ा इश्यू हुआ। प्लस इस टाइम बांग्लादेश भी हम लास्ट ईयर देखे तो बांग्लादेश में अपने खुद के अनरेस्ट चल रहे थे, एंड इस हिसाब से मीन्स के कोई भी इंडस्ट्री यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करना नहीं चाहती थी, और इस हिसाब से बांग्लादेश की इंडस्ट्री को भी काफी लॉस हुआ। नहीं तो इंडियन कॉटन थ्रू बांग्लादेश चाइना अच्छी तरह डंप होता है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के रिलेशन कंपेरेटिव अच्छे। तो बेसिक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे आ चुकी है। तो धीरे धीरे इंडियन कॉटन की डिमांड है वो इम्प्रूव होना चाहिए, एक्सपोर्टर को रियलाइजेशन भी अच्छा मिल रहा है। इंटरनेशनल कॉटन डिमांड में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा है। फिर से ये मंस के वॉर का इश्यू है, अभी तो थोड़ा सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुआ है, बट फिर भी जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा बड़ी डिमांड ओपन होगी ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। अभी जो भी प्राइसेस में उछाल आया या सस्टेन है, वो जी। सिर्फ सप्लाई के कारणों की वजह से ही है। और इम्पोर्ट का क्या मतलब, जिस तरीके से इम्पोर्ट बढ़ा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट नहीं करना, इसका मतलब कीमतें नीचे नहीं जा रही हैं, तो इम्पोर्ट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अभी? जब से जो डिस्पैरिटी, जो पहले मैंने टॉपिक की इस हिसाब से स्टार्ट वहां से की, जो इंटरनेशनल प्राइसेस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस में जो बड़ी डिस्पैरिटी थी, वो डिस्पैरिटी अब खत्म हो चुकी है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इम्पोर्ट का ज्यादा प्रेशर, क्योंकि जो माल यहाँ अवेलेबल है उससे मीन्स के अगर 10-12% का कुछ आर्बिट्रेज मिलता है इंटरनेशनल प्राइस से, तो इम्पोर्ट का खतरा ऑलवेज डोमेस्टिक रहता है। बट इतना अभी गैप रहा नहीं, और करेंसी के डिवेल्यूएशन की वजह से मीन्स के एक्सपोर्ट, जो वहां के एक्सपोर्टर है, इसको इंडिया में डंप करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इससे हमारा लास्ट ईयर डेफिनेटली खराब रहा था। बड़ा इंपोर्ट आ चुका है, एंड पर्टिकुलर जो 20 से 23 लाख बेल होता है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो इससे अब से इंडस्ट्री ऑलरेडी परेशान थी, एंड गवर्नमेंट को काफी उन्होंने रजुआत भी की है, क्योंकि फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी है। सेकंड एक चीज है जो अभी मार्केट में बात नहीं चल रही है, वो चलेगी, वो है एमएसपी। गवर्नमेंट कभी भी नई कॉटन की एमएसपी डिक्लेयर करेगी, और ये नई कॉटन की जो एमएसपी है वो मंथ के एटलीस्ट 4-5% हायर होगी। तो इससे भी एक एडेड एडवांटेज रहेगा। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये एमएसपी के नंबर ना आए, और मीन्स के ये एंड ऑफ मई के पहले आईएमडी का नया एक रिपोर्ट आ जाएगा, और जो फाइनल एस्टिमेट होती है मॉनसून की, ये दो आएगी बाद में, विल रीअसेस। बट तब तक लग रहा है कि प्राइसेस एक लेवल से अच्छे रहने चाहिए। प्लस आप इंटरनेशनल मार्केट देखें, $60 जो प्राइस चल रहे थे वो $85 चल रहे हैं। मीन्स की परसेंटेज वाइज देखें तो एक बड़ा उछाल, 30% से ज्यादा का उछाल इंटरनेशनल प्राइस में आया। जी। इतना उछाल डोमेस्टिक प्राइस पे नहीं आया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो पैरिटी थी वो पैरिटी अभी बची नहीं, तो इंपोर्ट का प्रेशर धीमे धीमे वहां पे ईज होना चाहिए। ठीक। सर, आवक घटने की क्या रीज़न देख रहे हैं आप, ये जो मंडियों में आवक घट रही है? हाँ नहीं, अभी तो वैसे जो अपनी सीजन थी वही खत्म हो चुकी है। पर्टिकुलर इसकी जो अराइवल्स है वो जनवरी एंड जो सेकंड, क्योंकि कॉटन के एक क्रॉप पे दो अराइवल, एक खरीफ अराइवल, एक रबी अराइवल। खरीफ अराइवल आती है अक्टूबर से, और रबी अराइवल आती है जनवरी से। तो वो अराइवल ही खत्म हो चुके हैं। मीन्स के जो मीन्स के अराइवल आनी आनी चाहिए मार्च एंड तक आती है, और मंडियों में अप्रैल एंड तक माल आता है। तो आई थिंक ये ऑलरेडी आ चुका है। एंड मीन्स के कॉटन में क्या होता है कि कॉटन में जो भी एक नेगेटिव फैक्टर वो भी है कि जब प्राइस एक लेवल से बढ़ रहे हैं ना, तो फार्मर एंड जो भी स्टॉकिस्ट है उसको ग्रिड ज्यादा रहती है कि अभी और चलेंगे। अभी जो भी इंडस्ट्री के साथ या फार्मर्स के साथ, बड़े फार्मर्स एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी से बात हो रही है, तो लोग 2000 के टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हायर प्राइस पे फार्मर बेचते भी नहीं। तो ये भी एक इश्यू है, जिस हिसाब से अभी अराइवल के नंबर्स काफी नीचे आए। जी। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, अभी अगर टॉप अग्री कॉल आपकी कौन सी होंगी, कहाँ पे पोजीशन बनाई है? एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आई थिंक आज दो रिकमेंडेशन होगी, दोनों स्पाइसेस पैक पे है। पहला रिकमेंडेशन होगा कोरिएंडर, धनिया। धनिया में बाई करें 12,840 के करीब, स्टॉप लॉस वुड भी 12,680, और जून कॉन्ट्रैक्ट में बाई करना है, 13,110 का टारगेट होगा। और गुआर गम के जून एक्सपायरी में बाई करें 11,200 के करीब, स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,140, और 11,480 का टारगेट होगा। हमारा एक वो भी रिकमेंडेशन भी बाकी रहा कॉटन में। कॉटन कॉम्प्लेक्स में अगर आपके पास अभी कपास है, एंड मीन्स के फार्मर है, अगर आपके पास कपास अभी स्टॉक है, या अब अगर आपके पास स्टॉकिस्ट है, स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से आप 2000 का एग्जिट लेवल की वेट ना करें।
अभी ऑलरेडी 1850 के ऊपर प्राइस आ चुके हैं। आज थोड़ा बहुत 40-50 चल रहा है, बट 1900 के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो मेरे हिसाब से ये ईयर की कंपैरिजन जो 1400-1500 में बिक रहा था उससे तो बेटर ही 1900 रुपये, 1900 के ऊपर। ठीक। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। हाँ, जो भी कमोडिटीज में बात हुई मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है। और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।